नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज के यूट्यूब चैनल एमवीएस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। कोरोना लॉकडाउन के चलते हमारी संस्था ने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है। ठीक है, संस्था की वेबसाइट है newsuccessclasses.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको टैलेंट हंट एग्जाम के नाम से एक एग्जाम ऑनलाइन ली जाती है। एक दिन छोड़ के एक दिन ली जाती है और उस पेपर का सॉल्यूशन भी ऑनलाइन करवाया जाता है और प्रथम 3 विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ा था और उच्चावच के आधार पर अपन ने देखे थे 4 भौतिक प्रदेश। पहला था अरावली, दूसरा था मरुस्थल और तीसरा था पठारी प्रदेश और चौथा था मैदानी प्रदेश। अरावली, मरुस्थल, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश। इनमें अपन ने यह भी देखा था कि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अपना अरावली और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है अपना थार का मरुस्थल। ठीक है, सबसे प्राचीन है अरावली और सबसे नवीन है थार का मरुस्थल। इनके ये भी बात की थी कि अरावली किसका अवशेष है, तो अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है और पठारी प्रदेश भी किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जबकि मरुस्थल व मैदानी प्रदेश दोनों टेथिस सागर के अवशेष हैं। टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, तो अपना पहला भौतिक विभाग आता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसके बारे में, इसके संदर्भ में कई भूगोलवेताओं का मत है कि अरावली से पहले भी राजस्थान में एक पर्वतमाला थी, दहली महासमूह की। दहली महासमूह की, और इस दहली महासमूह की पर्वतमाला के अपर्दन के फलस्वरूप किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इस दहली महासमूह की पर्वतमाला के 3 खंड थे, अजबगढ़ समूह, रायलो समूह और अलवर खंड। और इन्हीं तीनों भागों के अपर्दन के फलस्वरूप कौन सी पर्वतमाला बनी थी, अरावली पर्वतमाला बनी थी। इस दहली महासमूह की पर्वतमाला के अवशेष, इसके अवशेष वर्तमान में राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में आज भी अपने को देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे अरावली को विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्तर कहा गया है। परिपत्तर। अपनी साहित्यिक शब्दावली में अरावली को मेरू प्रदेश कहा गया है। इसके अलावा बूंदी में इसे आड़ावला, सिरोही में आबू गुलाब, बाड़मेर में मालानी पर्वत, जालोर में सुंडा पर्वत। इसके अलावा उदयपुर में अड्डावट्टा,
इसके अलावा सीकर में मालखेत आदि के नाम से जाना जाता है। अरावली के उपनाम देखो, विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्तर कहा गया है, भौगोलिक शब्दावली में अरावली को मेरू प्रदेश कहा गया है, बूंदी में इसे आड़ावला कहते हैं, सिरोही में आबू गुलाब, बाड़मेर में मालानी पर्वत, जालोर में सुंडा पर्वत, उदयपुर में अड़ावट्टा और सीकर में इसे मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन क्यों मानते हैं अरावली को? क्योंकि अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल भूगर्भिक समय सारणी के 16 कालों में से पहला काल है प्री कैम्ब्रियन काल, यानी कि सबसे प्राचीन काल है प्री कैम्ब्रियन काल। इसीलिए अरावली को विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला माना जाता है। वलित का मतलब है अरावली का जब निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, तो अरावली पर्वतमाला सतत रूप में थी। सतत का मतलब पूरी की पूरी जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में अरावली है, तो उसमें वलित न मान के अरावली को माना गया था अवशिष्ट। अरावली कैसी पर्वतमाला है? अवशिष्ट। क्यों? क्योंकि निर्माण के समय अरावली की औसत ऊंचाई थी लगभग 2800 मीटर, जबकि वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर, यानी कि अरावली पर्वतमाला का कुछ ही भाग शेष बचा हुआ है, बाकी की संपूर्ण अरावली क्या हो गई? अपरदित हो गई। इसलिए इसे वर्तमान में वलित न मान के इसे किसका उदाहरण माना जाता है? अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण माना जाता है। प्राचीन होने के कारण से अरावली की तुलना किसके साथ की जाती है? अरावली पर्वतमाला की तुलना पर्वतों में अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसके अलावा वाद्य यंत्र, तो अरावली की तुलना तानपुरा वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। और किस अंग के साथ की जाती है? तो अरावली की तुलना कान के साथ की जाती है। कान के साथ क्यों की जाती है? क्योंकि अरावली के उत्तरी और दक्षिणी भाग दोनों चौड़े हैं, जबकि मध्यवर्ती भाग क्या है? सकड़ा है या विच्छेदित है। तो पर्वतों में अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है, वाद्य यंत्रों में तानपुरा या तंदूरा से की जाती है, और अंग में किस अंग के साथ की जाती है? कान के साथ की जाती है। ये थी अरावली की तुलना। आगे देखते हैं अरावली का विस्तार कहाँ है, कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्यों में है, और अरावली का उद्गम कहां से माना गया है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरात में कहां से प्रारंभ होती है? ये गुजरात से। वर्तमान में गुजरात से होकर ये उत्तरी भाग में आगे दिल्ली तक है। तो अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, यानी कि 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। गुजरात में अरावली का विस्तार पालनपुर
गुजरात से लेकर पालम दिल्ली तक, पालम दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में, पालनपुर से पालम दिल्ली तक अरावली की लंबाई कितने किलोमीटर है? 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर की लंबाई में है। संपूर्ण विस्तार अरावली का पालनपुर गुजरात से लेकर पालम दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है। जबकि राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है। यानी कि अरावली का लगभग 80% विस्तार, 80% विस्तार किस राज्य में? राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखो, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। किस दिशा से किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान के कुल 13 जिले हैं जो लगभग 60% भूभाग पर फैले हुए हैं और जिनमें लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 13। कितने प्रतिशत भाग पर? 60% पर, और जिनमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। जबकि अरावली के पूर्व में राज्य के 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20। कितने प्रतिशत भाग पर? 40% भाग पर, और इन राज्यों में, इन जिलों में राज्य की कुल 60% जनसंख्या निवास करती है। तो भौगोलिक अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम में कुल 13 जिले, जबकि पूर्व में 20 जिले। 13 जिले 60% भाग पर फैले हुए हैं, जबकि 20 जिले 40% भाग पर फैले हुए हैं। 13 जिलों में 40% जनसंख्या निवास करती है और 20 जिलों में 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 13 जिलों में, पश्चिमी भाग में जो 13 जिले, इन 13 जिलों में से एक जिले को छोड़कर, सिरोही को छोड़कर 12 जिले मरुस्थलीय जिले हैं। सिरोही को छोड़कर जो 12 जिले बच गए अपने, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, जालौर, पाली, ये 12 जिले कैसे हैं? मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि सिरोही मरुस्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे जब थार का रेगिस्तान पढ़ेंगे उनमें इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। आगे देखो, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, या अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा, महान जल विभाजक रेखा, महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के समांतर है। यानी कि अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। महान भारतीय जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां, अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इसमें गिरती हैं अरब सागर में, जबकि अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अपवाद अंतर को 2 भागों में बांटती है।
इसके अलावा अरावली पर्वतमाला आगे उत्तर में जाके दिल्ली के समीप गंगा व सिंधु किस किस के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? गंगा और सिंधु के मध्य भी जल विभाजक का कार्य करती है। गंगा और सिंधु राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, जबकि उत्तर में गंगा और सिंधु के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान में अरावली के अलावा ऐसा कौन सा पठार है? एक पठार भी है जो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, भोराट का पठार। भोराट का पठार भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, जो गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में फैला हुआ है। तो भोराट का पठार भी गंगा और वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। इसके अलावा जब मानसून आता है, मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि ये मानसूनी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होती है। और अरावली की दिशा भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब मानसूनी पवनें आती हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से, तो अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण इन पवनों के बीच में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता और ये बिना वर्षा किए ही आगे की ओर निकल जाती है। इसलिए अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण 1923 में एएम हेरान ने किया था। अरावली का वर्गीकरण किसने किया था? एएम हेरान ने किया था 1923 में। ठीक है, और इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज भी किसने की थी? एम हेरान ने की थी। कहां पर की थी? जायल नागौर में। ये जायल नागौर में अरावली का जब सर्वेक्षण कर रहे थे तब एक पत्थर ढूंढते हुए जायल नागौर के पत्थरों में केरोसिन की गंध का अनुभव हुआ था और उन पत्थरों का परीक्षण कराने से नहीं पता लगा था कि यहाँ पर किसके भंडार है? खनिज तेल के भंडार है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में अरावली को क्या कहते हैं? रायसीना की पहाड़ियां या दिल्ली रेंज भी कहते हैं। ठीक है, इन रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और JNU कहां पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। और रायसीना की पहाड़ियां किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का भाग है। राष्ट्रपति भवन का नक्शा 1911 में, राष्ट्रपति भवन का नक्शा 1911 में एडविन लुडविन ने बनाया था। एडविन लुडविन ने बनाया था। और 1911 में भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं था,
वायसराय का पद हुआ करता था। तो इस राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम, इसका पुराना नाम था वाइसरेगल लॉज, वाइसरेगल लॉज। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम था वाइसरेगल लॉज, और जब से राष्ट्रपति पद सर्जित हुआ भारत में, तब से इस भवन का नाम हो गया राष्ट्रपति भवन। ऐसे वाइसरेगल लॉज में रहने वाला पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, जबकि पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा संसद भवन भी यहीं पर बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ियों पर। और संसद भवन को बनाने के लिए करौली और धौलपुर के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। संसद भवन का नक्शा अल्बर्ट बेकर ने बनाया था। अल्बर्ट बेकर, संसद भवन का नक्शा किसने बनाया था? अल्बर्ट बेकर ने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी स्थित है। अरावली पर्वतमाला को हरियाणा में डोसी पर्वत कहते हैं। अरावली को हरियाणा में क्या कहते हैं? डोसी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।